एक लड़का जो 8वीं क्लास में चीटिंग करके पास हुआ और जब 11वीं क्लास में आया तो सिर्फ 39% मार्क्स से ही पास हो पाया। पढ़ाई में इतना कमजोर कि लोगों ने तो उम्मीद लगाना छोड़ दिया था कि ये क्या ही कर लेगा जिंदगी में। लेकिन बड़े होके उसने वो काम करके दिखाया जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने पूरे इंडिया के खाने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने हैसियत से बड़े सपने देखने की हिम्मत की, जिसने ढेर सारे फेलियर्स, रिजेक्शंस, यहाँ तक कि नजदीक से बैंकरप्सी तक देखी, फिर भी इन सब से ऊपर उठकर दुनिया बदल दी। ये कहानी है दीपिंदर गोयल की। 1983 में पंजाब के एक छोटे से शहर मुक्तसर में दीपिंदर गोयल नाम के एक लड़के का जन्म होता है। उसके माता पिता दोनों स्कूल में टीचर थे और उनका सपना था कि उनका बेटा अच्छी पढ़ाई करे और कुछ बड़ा करके दिखाए। लेकिन दीपिंदर का मन हमेशा से पढ़ाई में नहीं लगता था। वो अक्सर क्लास के पिछले बेंच पर बैठा रहता और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था। इसी वजह से पढ़ाई में वो काफी कमजोर था। जब दीपिंदर 5th क्लास में था तो पहली बार उसके पिता को लगता है कि दीपिंदर को प्रमोट करने में दिक्कत आ सकती है, तो उन्होंने प्रिंसिपल से बात की ताकि वो अगले क्लास में जा सके। जैसे तैसे करके दीपिंदर 8th क्लास में पहुंच जाता है। 8th क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर में एक इन्विजिलेटर एग्जाम क्लियर करने में उसकी मदद करता है। रिजल्ट बाहर आने पर पता चला कि क्लास के लास्ट बेंच पर बैठने वाला लड़का 3rd पोजीशन पर आ जाता है। अब उसके आसपास के सभी लोगों का दीपिंदर के लिए नजरिया बदल गया। वो अपने दोस्तों के बीच में काफी पॉपुलर हो गए और उसे अपनी फैमिली से भी प्यार मिलने लगा, वो प्यार जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन देखते ही देखते अगले सेमेस्टर का एग्जाम आ जाता है और उसकी मदद करने वाला टीचर भी नहीं होता। ऐसे में दीपिंदर के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। उसे समझ आता है कि अब उसे खुद ही पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो पूरी रात जागकर पढ़ाई करता भी है, जिसके बाद वो सिर्फ पास नहीं होता बल्कि अपनी क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स में आ जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है दीपिंदर 11th स्टैंडर्ड में आ जाता है और अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। लेकिन जब 11th क्लास के एग्जाम्स होते हैं तो वो सिर्फ 39% नंबर से पास होता है। ये रिजल्ट उसके लिए एक बड़ा शॉक था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वो 12th क्लास में आया तो उसने आईआईटी कोचिंग लेनी शुरू कर दी। आईआईटी के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर एक स्टूडेंट अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा रहा था। लेकिन दीपिंदर को ये देखकर काफी दुख होता है कि वो सभी स्टूडेंट से काफी पीछे है। उसने सोचा, मैं कैसे इन सब से कम्पीट कर पाऊंगा। ये सोच उसके दिमाग में घूमती रहती है और इस वजह से वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन जब जी के एग्जाम्स के लिए सिर्फ 2 महीने बचे थे, दीपिंदर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल देता है। वो सोचता है, अगर मुझे अपना टारगेट अचीव करना है तो मैं अब ये एग्जाम सिर्फ एक ट्रायल के रूप में लूंगा। मैं अपनी पूरी एनर्जी अगले साल के एग्जाम्स के लिए सेव करूंगा। तो उन 2 महीनों में दीपिंदर अपनी फेवरेट फिजिक्स की बुक को पढ़ना शुरू करता है और सॉल्व कर देता है। और जब एग्जाम का दिन आता है तो वो अपनी पूरी पुरानी टेंशन को छोड़कर काफी शांत रहकर एग्जाम देता है और जब रिजल्ट आता है तो अपना एग्जाम क्लियर करने में सफल हो जाता है। जिसके बाद 2001 में उन्हें दिल्ली के आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है और 2005 तक उनकी मैथ और कंप्यूटिंग से एमटेक की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। जिसके बाद दीपिंदर को बेन एंड कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब मिल चुकी थी और यही उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। साल 2008 कंपनी में लंच टाइम होता है और इस बार कंपनी के एम्प्लॉयज ने कैंटीन का खाना मंगाने के बजाय बाहर से खाना मंगाने का सोचा। कंपनी में उस समय हजारों लोग काम कर रहे थे, तो कंपनी के एचआर ने आसपास के 20 से 25 रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड मंगाकर सभी एम्प्लॉयज के सामने रख दिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हजारों की संख्या में एम्प्लॉयज थे और लंच टाइम सिर्फ 1 घंटे का था और ऐसे में इतने सारे मेन्यू कार्ड देखने में ही टाइम चला जाता था। तो दीपिंदर ने फैसला किया, सारे मेन्यू कार्ड उठाए और घर पर जाकर एक वेबसाइट बना दी और मेन्यू कार्ड पर जितने भी फूड आइटम्स और रेस्टोरेंट थे सभी को उस वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया और उस वेबसाइट के लिंक को कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ बांट दिया।
अब सभी अपनी मर्जी से बिना टाइम वेस्ट किए रेस्टोरेंट और फूड के बारे में जान सकते थे और इसी वेबसाइट का इस्तेमाल वो घर पे करने लगे। जब घर पर किसी को बाहर से कुछ ऑर्डर करना होता तो इसी वेबसाइट पर वो रेस्टोरेंट और फूड आइटम को देखा करते थे। देखते ही देखते वेबसाइट का लिंक सभी रिलेटिव्स, सभी दोस्तों में शेयर होने लगा और वेबसाइट का ट्रैफिक लगातार बढ़ने लगा। तो दीपिंदर ने डिसाइड किया कि ऑनलाइन मेन्यू दिखाने वाली कंपनी खोलते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड पंकज चड्ढा को भी अपने साथ मिला लिया और कंपनी का नाम रख दिया foodiebay.com। अब दोनों मिलकर साथ काम करना शुरू कर देते हैं और जब ऑफिस से फ्री होते थे या फिर वीकेंड होता था तो दोनों आसपास के रेस्टोरेंट और उनके फूड आइटम्स को अपनी वेबसाइट में लिस्ट करने लगते थे। देखते ही देखते 8000 रेस्टोरेंट उनकी वेबसाइट में लिस्ट हो गए और लगभग 20 लाख विजिटर्स उनकी वेबसाइट पर आने लग गए। 2 साल बीत चुके थे और 2010 में उनके आसपास के कुछ रेस्टोरेंट अपनी एडवर्टीजमेंट कराने के लिए उनके पास आने लगे। अब दोनों के पास इनकम का सोर्स बन चुका था और दोनों फुल टाइम बिजनेस को देने का और जॉब छोड़ने का डिसाइड कर लेते हैं। दीपिंदर गोयल को अपना बिजनेस काफी आगे बढ़ाना था जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट लाते कहां से इसका कोई आइडिया नहीं था। तो अचानक उनकी जिंदगी में एक कस्टमर आया, संजीव बिखचंदानी, Naukri.com, जीवनसाथी.com, 99acres.com के फाउंडर, जिन्होंने दीपिंदर गोयल को मेल किया और इस मेल के 3 घंटे के अंदर दीपिंदर गोयल संजीव से मिलने पहुंच गए और अगले 48 घंटे के अंदर ही दीपिंदर को $1 मिलियन की अपनी पहली इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। अब कंपनी के लिए foodiebay.com नाम सबसे बड़ी दिक्कत बन गई क्योंकि इस नाम की वजह से उन्हें सिर्फ फूड का बिजनेस ही करना पड़ता। तो उन्होंने डिसाइड किया एक ऐसा नाम जो फूड से मेल खाता हो और साथ में ऐसा भी ना लगे कि इस नाम से सिर्फ फूड का ही बिजनेस किया जा सके। तो फिर टोमेटो से कंपनी का नाम जोमैटो पड़ा। 2012 आते आते 40,000 रेस्टोरेंट 12 सिटीज में जोमैटो कवर कर चुका था। 1000 से ज्यादा एडवर्टाइजर इनके पास आ चुके थे। सितंबर 2012 तक जोमैटो दुबई की इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करते हैं। अब दीपिंदर का दूसरा टारगेट था कि जल्द से जल्द कंपनी को दूसरी कंट्रीज में भी फैलाया जाए, लेकिन दूसरी कंट्रीज में जोमैटो के काफी सारे कंपटीशन पहले से ही मार्केट पे कब्जा करके बैठे थे और अगर जोमैटो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करता तो सीधा हार जाता। तो जोमैटो ने अलग तरीका अपनाया। वो जिस कंट्री में जाते वहां पे अपना बिजनेस जीरो से शुरू करने की बजाय उस कंट्री की फूड पोर्टल्स कंपनी को एक्वायर कर लेते। 2015 आते आते जोमैटो यूएस और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पोर्टल को एक्वायर कर चुकी थी। कंपनी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कंपनी का रेवेन्यू डिस्कवर पोर्टल के जरिए ही हो रहा था। अभी तक ये डिलीवरी और टेबल बुकिंग बिजनेस में नहीं आए थे, लेकिन 2015 में दीपिंदर गोयल ने डिलीवरी बिजनेस और टेबल बुकिंग में इंटर करने का डिसीजन लिया। लेकिन दीपिंदर गोयल के सामने 3 सबसे बड़े चैलेंजेस थे, शेफ एग्रीगेटर, फूड डिलीवरी और टेबल बुकिंग, जिसके लिए उन्होंने एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी अपनाई। शेफ एग्रीगेशन के लिए उन्होंने टिन मैन, फूड डिलीवरी के सेटअप के लिए रनर और टेबल बुकिंग के लिए उन्होंने नेक्स्ट टेबल जैसी कंपनी जो पहले से ही मौजूद थी उन्हें एक्वायर कर लिया। इन तीनों कंपनीज को एक्वायर करके जोमैटो ने अपने टाइम और रिसोर्सेज बचाए और मार्केट में तेजी से अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया। साल 2015 आता है और कंपनी ग्लोबली 150 करोड़ का रेवेन्यू करती है। ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू था, क्योंकि दूसरी ओर 2016 में जोमैटो ने 247 करोड़ का लॉस इंडिया में किया था, जो पिछले साल यानी कि 2015 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा था। 2018 आते आते जोमैटो यूनिकॉर्न बन जाती है और तेजी से इंडिया के हर कोने तक पहुंचने लगती है। लेकिन आने वाले वक्त में एक ऐसी मुसीबत आने वाली है कि कंपनी का जिंदा रहना नामुमकिन सा हो जाता है। कोविड की वजह से लोगों ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना बंद कर दिया और देखते ही देखते जोमैटो का बिजनेस 90% खत्म हो गया। अब जोमैटो मुश्किलों में फंसने लगा, क्योंकि इनके पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ 6 महीने का ही फंड बचा था। कंपनी के पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि उन्हें जल्द से जल्द कहीं से इन्वेस्टमेंट मिल जाए। ऐसे में जोमैटो को एक उम्मीद नजर आए। एंड फाइनेंशियल कंपनी, जो उनकी पुरानी इन्वेस्टर रह चुकी थी, वो $150 मिलियन जोमैटो में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रही थी।
लेकिन जोमेटो की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसके बाद गवर्नमेंट अपने FDI रूल को टाइट कर देती है। जिसके बाद अगर किसी भी चाइनीज कंपनी को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना था तो उसे पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी था। अब ऐसे में एंट फाइनेंशियल ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। दीपेंद्र गोयल ने काफी कोशिश की कि कहीं से तो इन्वेस्टमेंट मिले, लेकिन जब कहीं से भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो इन्होंने अपने बैकअप प्लान यानी IPO लॉन्च करने की तैयारी कर ली और जुलाई 2021 में जोमेटो का IPO 65% के उछाल के साथ लिस्ट हो जाता है। कोविड की फर्स्ट वेव जा चुकी थी, लोगों ने दोबारा जोमेटो से ऑर्डर करना शुरू कर दिया था और इस बार ऑर्डर की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि काफी टाइम से उन्होंने कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था। लेकिन देखते ही देखते लोगों का इंटरेस्ट ऑनलाइन ऑर्डर से दोबारा कम होता गया, जिसका इम्पैक्ट जोमेटो के शेयर प्राइस पर पड़ा और जोमेटो का प्राइस जो किसी समय 150 रुपए के आसपास पहुंच गया था वो दोबारा गिरकर 40 रुपए तक पहुंच गया और 6 महीने के अंदर जोमेटो के स्टॉक्स 70% तक गिर चुके थे। अब कंपनी नुकसान झेल रही थी तो दीपेंद्र गोयल ने अपनी कंपनी को एनालाइज किया, जिसके बाद 225 सिटीज में दीपेंद्र ने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि सिर्फ उन्हीं शहरों पर फोकस किया जाए जहां से उन्हें ज्यादा रेवेन्यू रिसीव होता है। इसी के साथ 4% वर्कफोर्स यानी कि 150 लोगों को भी ले ऑफ कर दिया गया और अपना कमीशन भी 27% से बढ़ाकर 33% कर दिया। दीपेंद्र के इस डिसीजन से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने लगा और लॉस कम होने लगे। देखते ही देखते 2023 में जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर लॉस 346.6 करोड़ था, वही फाइनेंशियल ईयर 24 क्वार्टर 1 के रिजल्ट में पहली बार 2 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में बदल गया। जो कंपनी शुरू से ही लॉस में चल रही थी, उसके 2 करोड़ के प्रॉफिट ने लोगों को चौंका दिया। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने में जोमेटो के हाइपर प्योर जैसे बिजनेस ने भी काफी भूमिका निभाई, क्योंकि यहाँ से कंपनी का 25.5% रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। अब जोमेटो लगातार अपने लॉसेस को कवर करते हुए एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। कंपनी के रेवेन्यू में 69% की ग्रोथ हुई, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि उनका बिजनेस मॉडल एफिशिएंटली इवॉल्व हो रहा है। ये ग्रोथ दीपेंद्र गोयल के विजनरी लीडरशिप और उनकी टीम की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का नतीजा है। उन्होंने एक्विजिशंस और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के जरिए अपने ऑपरेशनल चैलेंजेस को एड्रेस किया, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में सुधार हुआ। ये सफर सिर्फ एक फाइनेंशियल टर्न अराउंड नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी की बुनियाद है, जो इनोवेशन और रेजिलियंस का प्रतीक है। दीपेंद्र गोयल की कहानी ये साबित करती है कि सपने सच होते हैं, बस उन्हें पूरा करने का जज्बा और लगन चाहिए। उन्होंने अपने छोटे से शहर मुक्तसर से लेकर जोमेटो जैसे वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी तक का सफर तय किया, जो उनकी डिटर्मिनेशन और मेहनत का प्रमाण है। ये कहानी हमें ये भी सीख देती है कि जरूरी नहीं कि आप क्लास के टॉपर हों तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे। कई बार क्लास में पीछे बैठने वाला भी वो कर दिखाता है जो किसी ने सोचा नहीं होता। गाइस, फिल्म स्टार्स की कहानी तो सबको पता होती है, लेकिन ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के इंस्पिरेशनल कहानियां बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। इसीलिए ये वीडियो हर उस इंसान को शेयर करो जिसे इंस्पिरेशन की जरूरत है।